देखिए, ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी का अवसर है, क्योंकि सबसे पहले देखना होगा कि हमने गवर्नर साहब को जाकर ज्ञापन दिया था। तो ज्ञापन में हमारी 2 माँगें थी, तो हम पहले पहली माँग के बारे में बताएँगे। पहली माँग थी कि बक्सर को एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। अभी इसके पीछे सोच क्या है कि एक जो हमारा जो बक्सर का जो इतिहास है, बक्सर एक पौराणिक शहर है, ये वामन भगवान की स्थली है, ये परशुराम भगवान की स्थली है, विश्वामित्र मुनि की स्थली है, राम और लक्ष्मण भगवान की स्थली है। तो ये जो जगह है उसको पौराणिक जो है इसका इतिहास उसको ध्यान में रख के हमने ये मांग किया था कि इसको एक धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। गवर्नर साहब से इस पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने इस पे ये भी विस्तार से पूछा कि इसका फायदा क्या होगा। तो देखिए, एक बक्सर में लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ आईटी हब हो, इंडस्ट्री खुले, ये सारी मांगे हैं और उसके पीछे मकसद है बेरोजगारी, कि रोजगार मिले लोगों को। अभी हमारे पास जो है वो अपनी ताकत को देखना होगा, उसको पहचानना होगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इसको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। अभी आईटी हब और ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ये मांग है, तो मैं इसके विरुद्ध में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के हमने उनको बताया कि जैसे प्रयागराज का विकास हुआ, या आपको काशी का विकास हुआ, अयोध्या धाम का विकास हुआ, या उज्जैन का विकास हुआ, तो उसी पैटर्न पे इसको एक धार्मिक नगरी की तरह, एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी की तरह विकसित किया जाए। और उसके बाद हमने बक्सर में अभी कुछ दिन पहले सनातन महासम्मेलन करवाया। तो उसका भी उद्देश्य यही था कि बक्सर की जनता के सामने ये सारी बातों को रखें, सारी जनता को इस मुहिम में शामिल करें, जोड़ें। तो उसमें भी हमारी मांगे जो थी, एक प्रमुख मांग जो था, अन्य मांगों के अलावा एक प्रमुख मांग था कि बक्सर को एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। अभी आप देखिए कि अगर इसको हम प्रयागराज की तरह या अयोध्या की तरह अगर विकसित करते हैं, काशी की तरह, तो कितना सारा रोजगार उससे पैदा होगा। और मुझे लगता है कि केवल बक्सर का ही नहीं, पूरे शाहाबाद क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा, और शाहाबाद ही नहीं, पूरे बिहार को इसका लाभ मिलेगा। सर, तो आपका कहीं ना कहीं जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है वो चुनाव से प्रेरित है, और कई ऐसे संगठन है, विश्वामित्र सेना एक संगठन है जो बिना किसी इसके आध्यात्म की ओर ले जा रही है। तो जनता क्यों आपको पसंद कर रहे हैं, और जनता को आप क्या बताएंगे? नहीं, मैं तो मैं जनता को पसंद करने के लिए सब आयोजन नहीं किया हूँ। जैसे आप जानते हैं, मैं सालों सालों से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बक्सर के लिए, मेरे मन में और दिल में जो जगह है, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। समय से ये काफी पीछे हम चल रहे हैं, यही क्षेत्र नहीं, बिहार से बहुत कुछ हो रहा है, बट वो पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो उसको ध्यान में रख के, चूंकि मेरे अंदर ये फीलिंग है, मेरे दिल में, मेरे मन में ये चीज बसी हुई है कि हम बक्सर को आगे ले जाएं। तो अब देखना होगा हमारे पास क्या तो जैसे रिसोर्सेज देखिए, हैं। बक्सर को आगे ले जाने की बात आपने कही, तो एक हम लोग के दर्शकों का सवाल जो है यहाँ आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप सर्विस में थे तो आपका क्या योगदान था बक्सर के लिए, एक सवाल आ रहा है। अब सर्विस में था, मैं सरकारी नौकरी में था, तो सरकार की नौकरी कर रहा था, तो देश के लिए उसमें योगदान कर रहा था। उसमें मैं क्या करता, सर्विस छोड़ के आके बक्सर के विकास में मैं कैसे लगता। मैं एक सर्विस में हूँ, तो सर्विस में मैं वो सरकार की नौकरी कर रहा था, तो उसमें मैं बक्सर के को दिमाग में मेरे हमेशा रहा। और मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं स्टूडेंट था, तो जो भी हमारे प्रतिनिधि जाते थे दिल्ली में, मैं दिल्ली में पढ़ता था, स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ में मैंने स्टूडेंट था, मैं ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, उसके बाद मैं वहाँ पे प्रोफेसर लेक्चरर भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं जो भी यहाँ से प्रतिनिधि रहते थे उनसे मैं जाके मिलता था। उस समय रामानंद तिवारी जी थे जब मैं स्टूडेंट था, या के तिवारी जी थे, आपके चौबे जी थे। फिर उसके बाद सुनी, बाद में तो मैं सर्विस में आ गया था। तो मैं जाके उनसे बक्सर के लिए लड़ता था कि बक्सर को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम वहाँ के दर्द को झेले हुए हैं। बक्सर कितना पीछे चल रहा था, हमको अपने गांव जाने के लिए 10-10 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो उस दर्द को लेके मैं जाके मिलता था, मैं अपनी बातें रखता था। अब हमारे पास तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, आज भी हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने लगता है कि लिमिटेड सत्ता में आ रिसोर्स। जाएंगे आप जैसे लोग तो मतलब कुछ विकास होगा। इस सत्ता के लालच में या सत्ता पाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, बक्सर की सारी जनता मिलकर एक साथ नहीं आवाज उठाएगी, और उसी का परिणाम है जो आपने बोला ना, कि 24 करोड़ 42 लाख रुपए के करीब जो खर्च का प्लान किया गया है सरकार के द्वारा,
कि इसको एक आध्यात्मिक नगरी की तरह विकसित किया जाए, उसी की एक कड़ी है। तो हमारी मांग क्या है कि केवल ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी नहीं है। बहुत बड़ी खुशी होगी जबकि जैसे पुनौरा धाम के लिए भी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के करीब प्लानिंग किया है खर्च करने का। तो बक्सर तो और भी बड़ा धाम है, बहुत बड़ी जगह है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो इसके चलते कोई छोटा और बड़ा की बात नहीं हो रही है, ये तो और भी इसका जो महत्व है, तो इसको 1,500 करोड़ दिया जाए। तो किस तरह से 1,000 करोड़ दिया जाए, 1,500 करोड़ दिया जाए, ये तो किस तरह से, मतलब ये जो राशि मिलेगी अभी जो मिली है या फिर आप जो मांग कर रहे हैं, उससे किस तरह से बक्सर के लोगों का कल्याण होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि धार्मिक नगरी बना देने से या पैसा आ जाने से क्या होगा। देखिए, विकास के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो पैसा है। तो अभी हमारे माइंड में क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे जो पहली जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है बक्सर के लिए, टाउन प्लानिंग। जब तक बक्सर का टाउन प्लानिंग नहीं होगा, बक्सर का समुचित विकास नहीं हो सकता है। ये बात मैं समय समय से उठाता रहा हूँ और मैं दबाव बनाता रहा हूँ। अभी मैं जो हमारे नए डीएम साहब हैं, अभी हाल में उनसे भी मिला था, तो उनसे बातें हुई इस पे विस्तार से कि आप पहले टाउन प्लानिंग कीजिए, जो भी आपके पास ऑफिसर्स अवेलेबल हैं उनको ये ड्यूटी दे दीजिए, टाउन प्लानिंग करें। तो मुझे उस समय कुछ उनकी व्यस्तता ज्यादा थी, तो बोले कि आप आइए बाद में और इसमें डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ऐसी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग बहुत जरूरी है। बेतरतीब ढंग से शहर बढ़ रहा है और अभी जैसे मान लिया कोई इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस की जरूरत है, नहीं पहुंच सकता है, तो बहुत सारी जगह हैं, रोड नहीं है वहाँ प्रॉपर। तो ये तो बेसिक जरूरत है। अब दूसरी बात आप और भी पूछे कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए, एक धार्मिक केंद्र की तरह अगर विकसित होता है तो अब लोगों का टूरिज्म बढ़ेगा। आप सीधा सीधा एग्जाम्पल इलाहा प्रयागराज का ले लीजिए, अयोध्या का ले लीजिए, उतना टूरिज्म बढ़ गया। अभी महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तो उसका आंकड़ा होगा, अभी मेरे पास कोई वो पूरा डिटेल आंकड़ा नहीं है, लेकिन कितना गवर्नमेंट की का भी रेवेन्यू बढ़ गया, कितने लोगों को रोजगार मिला। वहाँ जो मल्लाह जो है नाविक, उसका पेपर में न्यूज आया था कि 30 करोड़ से ज्यादा कमा लिया उस पीरियड में। तो ये एक तरीका है कैसे रोजगार बढ़ता है। आज गंगा जी है हमारे यहाँ, गंगा जी के किनारे बसा हुआ ये एक प्राचीनतम शहर में है ना, गंगा जी के किनारे हुआ। आज गंगा जी में नाव चलने लगे, लोग वहां पे टूरिज्म बढ़ जाए, तो सबको उसका फायदा होगा। उसका फायदा क्यों लिमिटेड लोगों को नहीं हुआ, हर आदमी को होगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये बात जो है अभी आप कर रहे हैं, ये आपके 10 साल तक आपके सांसद रहे, आपका 2014 से देश में मजबूत सरकार है, उस समय क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, अभी हम यहाँ पे आपके बीच में बैठे हैं, या हमेशा से आप ये सारी बातें पूछते रहते, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पीछे क्यों नहीं हुआ उसके बारे में डिस्कस करें, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ताकत है। तो मैं भी एक लिमिटेड, मेरे पास ताकत है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। मानते हैं कि निकम्मे व्यक्ति को सांसद बनाया गया था बीजेपी की तरफ से? नहीं, बहुत कुछ ये प्रोसेस होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई निकम्मा किसी को बोलूं, कोई बहुत काम वाला बोलूं, ऐसी बात नहीं है। ये सब काम किया उन्होंने? नहीं, मैं यहाँ पर उनको उसका मूल्यांकन करने नहीं आया हूँ, तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा ना कि भैया 5 साल पहले क्या किए, 10 साल से जब से हैं तब क्या किए। तो मैं उसका मूल्यांकन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बहुत सारी कमियां रह गई हैं, बहुत कुछ हुआ भी है। हुआ है वही एक दो कुछ हुआ हो तो बताइए। नहीं, अभी अभी मैं उस पे मतलब ये अभी मौका जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे विचार विमर्श करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो विश्वामित्र पार्क की आप बात कर रहे हैं जी, विश्वामित्र पार्क कैसे माना जाए कि आपके प्रयासों से विश्वामित्र पार्क आवंटित हुआ है? बहुत सारे लोग, विश्वामित्र सेना के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों से हुआ है, बीजेपी के कई सारे लोग पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। हाँ, 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि एक मुहिम है कि भैया बक्सर को आगे बढ़ाना है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और आप गली में हल्ला करने लगे बैठ के कि मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ विश्वामित्र ये धार्मिक आध्यात्मिक जगह, तो उससे नहीं होता है, उसको एक मूर्त रूप देना पड़ता है। और ये एक आदमी के प्रयास से नहीं होता है, इसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है। तो जैसे मैंने गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने सरकार के सामने बातें रखी होंगी, पहले से भी और कुछ दबाव रहा होगा, तो ये अब ये मूर्त रूप ले रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने जो प्रयास किया, यहाँ जो सनातन महासम्मेलन कराया, गवर्नर साहब को जो मैंने ज्ञापन दिया, तो वो सब धीरे धीरे उसका रिजल्ट आ रहा है। और मैंने बताया ना आपको कि ये पर्याप्त नहीं है, हमारा उद्देश्य और बहुत बड़ा है। हमारे विजन में है कि इसको 1,000-1,500 करोड़ दिया जाए, तो बक्सर एक अच्छी धार्मिक शहर की तरफ तो आगे आएगा। इनका ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि आपने राज्यपाल को ये दिया, और उनका ये कहना है कि उन्होंने मंत्री को पत्र दिया, तो किसके पत्र से ये काम हो गया, क्या माना गया? जनता बड़ा कंफ्यूज है। हाँ, तो ये यहाँ हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं या नहीं आए हैं, और लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे।
लेकिन जो हमने जैसे कि गवर्नर साहब को मैंने राइटिंग में सब कुछ दिया, विस्तार से इस पे ये बातें हुई और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम इस लाइन पर प्रयास करेंगे। तो अभी तो लग रहा है कि जो, और मैंने तुरंत महासम्मेलन भी कराया, तो हमें लगता है कि इसका ही प्रभाव एक वो तो ठीक है सर, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे मुद्दे पे आ जाएंगे। तो आपने चुनाव लड़ना आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बैनर पोस्टर हम लोग देख रहे हैं। तो पार्टी मौका देगी क्या, कुछ लग रहा है आपको? तो ये तो बहुत ही मैंने एक पॉलिटिकल सवाल है, और ये सब जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी कार्य कर रहा हूँ, ये इस उद्देश्य को ध्यान में रख के नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को टिकट मिल जाए और मैं लड़ जाऊं। अगर कोई पार्टी कोई, मैं जैसे भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ ना, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, और वो मैं उससे क्यों जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो हमारा अपना सिद्धांत है, हमारी जो सोच है, उससे मेरे मैच होता है, उसके चलते मैं हूँ उसके साथ। तो अगर पार्टी कोई ऐसी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो उसको करेंगे ना, हमारे पास सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं। और नहीं देती है तो अपना प्रयास, सोशल वर्क हमारा चालू रहता है ना, आप तो देख रहे हैं सालों साल से, तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। यहाँ पे मतलब जो भी हमारे से हो पाएगा बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं करता रहूंगा। अच्छा, बक्सर के लोगों का एक और सवाल है कि विनोद चौबे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संगठन को बढ़ाने के लिए, तो वो अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? तो मैं तो समय समय से कुछ न कुछ मूवमेंट चालू रखता हूँ, जारी रखता हूँ। और अभी आज मैं आ रहा था तो एक रास्ते में एक व्यक्ति ने सवाल किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो उनसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, कैसे? तो अभी देखिए, अभी हमने जो सनातन महासम्मेलन कराया था ना, तो उसमें हमने एक और मांग जोड़ दिया है, जो और सबकी सहमति से हमारी ये मांग है कि बक्सर में एक चाणक्य विश्वविद्यालय करके एक विश्वविद्यालय खोला जाए, जहाँ की हमारे पुराने जो हमारे उपनिषद हैं, वेद पुराण उपनिषद, पुरानी भाषाएं, प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन शिलालेख है, इन सब का अध्ययन वहाँ हो। जो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं, जो भी हमारे प्राचीन काल से संबंधित है, उसका यहाँ पे अध्ययन शिक्षा दी जाए और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ये अपने आप में एक यूनिक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में होगा। लेकिन एक मिनट, और उसको मैं केवल यूनिवर्सिटी नहीं, देखिए आप कैसे सही तरीके से सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। विजन क्या है आपका? तो हमने केवल नहीं बोला है कि यूनिवर्सिटी केवल बनाया जाए, यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाए। आप जैसे हमने मांग किया है कि उसमें उस यूनिवर्सिटी में पेड़ पौधों का स्टडी हो, जड़ी बूटियों का स्टडी हो, अध्ययन किया जाए। आज ऑर्गेनिक्स जो है उसकी तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो रिसर्च सेंटर बनेगा तो उसको मूर्त रूप दिया जाएगा, उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका यूज जो है वो समाज के लिए, लोगों के लिए किया जा सकता है। तो रिसर्च से जो रिजल्ट आएगा ना, वो ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए। मतलब विनोद चौबे जी अब दिखाई देते रहेंगे हमेशा? ये हमेशा से दिखाई देता रहो, आप ये मत क्वेश्चन कीजिए और आप लोग मत कीजिए। आप तो देख रहे हैं कि मैं तो सालों साल से लगा हूँ। 2013 सर्विस छोड़ने के बाद 2013 से जुड़ गया, और मैं इस पूरे इसमें सर्विस छोड़ के आया। ये नहीं कि रिटायर हो गए और अब कुछ काम नहीं है तो चलो इसमें लग जाओ, क्योंकि मेरे मन में था, दिल में था। और जब तक देखिए आपके पास मन में और दिल में ये भाव नहीं रहेगा ना, तो न आपके पास इस तरह की कुछ करने की इच्छा आएगी, न आपके पास ताकत आएगा, न आपको लोगों आपके साथ आपकी ऑनेस्टी लोगों के सामने आनी चाहिए। आप ईमानदारी से लगे हैं, वो आना चाहिए। मैं कोई लोभ लालच में। एक आखिरी सवाल ये है, नहीं आखिरी क्यों अभी आपका तो और भी बहुत सारे। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने नौकरी छोड़ी है, वैसे ही पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने भी नौकरी छोड़ी है। जी और वो भी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्वागत करेंगे इस पे? अरे भाजपा ऐसी पार्टी है, वो मैं तो अपने दिल से स्वागत करूंगा, लेकिन ये निर्णय तो पार्टी का है ना, तो इसमें हम कुछ क्या बोलेंगे। और अगर कोई भी आना चाहिए ना, सर्विस छोड़ के कोई आता है, बक्सर को आगे बढ़ाने की मुहिम में शामिल होता है, बिहार को आगे बढ़ाने की मुहिम में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से सबका स्वागत है। भाजपा तो ये पार्टी का निर्णय है। ये तो आपकी सरकार, आपके विधायक नहीं है यहाँ, क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी? नहीं देखिए, अभी भाजपा जो है ना, ये हमेशा देश हित को केंद्र में रख के, और मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। जो केंद्र में तो मोदी जी का नेतृत्व है, और जो देश हित को सबसे ऊपर रखा गया है। फिर हमारा जो समाज है, तो उसमें समाज के लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सब ये सब एजेंडा जो है ना, तो उसमें किसी वर्ग को छोड़ के नहीं करना है, उनका सबको साथ लेके करना है। तो वो एक अच्छी मुहिम है। और अब देखिए, जीतना और हारना ये इसमें जो है वोट की राजनीति होती है। हाँ, तो लोगों 100% आएंगे। और उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ कि जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही हैं,
लोगों को मालूम पड़ रहा है, लोग एहसास करने लगे हैं कि उसका फायदा उनको मिल रहा है। तो इसके चलते जनता का समर्थन जो है वो भाजपा को डबल इंजन की सरकार जो आप राज्य में है वो विकास कर रही है। अब आपको आप नहीं देख रहे हैं कि अभी तो समाज तो आप केवल पत्रकार तो नहीं है, आप तो एक इंसान भी हैं, आप बक्सर के रहने वाले भी हैं। देख रहे हैं कि जासों में गाँव जगदीशपुर होते हुए तो मैं जाने वाली सड़क खराब है ना। हम लोग विकास देख रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि पटना से बक्सर आने में जो 5-6 घंटे 8 घंटे लग जाते थे, 5-6 घंटे 8 घंटे लगते थे ना। रुक जाइए, तो 5-6 घंटे मैं उसका भी जवाब देता हूँ। 5-6 घंटे लग जाते थे ना, 8 घंटे लग जाते थे। कोयलर ब्रिज पे 2-2 4-4 घंटे फंसे रहते थे। तो वो क्या, वो विकास का पैमाना नहीं है। पहले बिहार में हम ऊपर चले जा रहे हैं इतना। एक मिनट रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, दो जगह टोल लग रहे हैं। देखिए, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ये सब तो एक लार्जर स्केल पे इसका जवाब देंगे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको कि आपने जासों की बात किया तो रोड खराब हो रहे हैं। देखिए, उसमें तो लोकल जो विधायक हैं उनको भी पहल लेना चाहिए। और इतनी लोगों को इतनी वहाँ पे कहना है कि फंड में पैसा है और जब भी मांग रहे हैं ना, बोल रहे हैं निर्माण कराओ, तो बोला जा रहा है कि सरकार ने रोका। तो दबाव डालिए ना सरकार के ऊपर। अगर आपको लगता है तो सरकार की ओर से कमी है तो आप दबाव डालिए ना, आप डालिए। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं चाहूंगा सरकार करे, इसमें एक्शन ले। लेकिन जो अभी लोगों का ये कहना है कि बीजेपी केवल हवाई बातें करती है, बीजेपी केवल देश हित और राष्ट्र हित कहते रह जाती है, लोकल मुद्दे गौण हो जाते हैं चुनाव में। तो इस तरह से क्या आप आएंगे? नहीं, आप हवाई की बात कर रहे हैं ना, तो हवाई से ध्यान में आ रहा है कि देखिए कितने सारे एयरपोर्ट खुल गए। बक्सर में नहीं खुला। पहले बक्सर में, वही तो मैं इसीलिए तो आ रहा हूँ कि भाई यहाँ भी वो सुविधा दिया जाए। आज देखिए, पहले इलाज कराने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? दिल्ली एम्स में, मुंबई, वेलोर और कहाँ। आज एक कम से कम एम्स खुल गया यहाँ आपका पटना में, तो लोगों को भाग के तुरंत दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, पटना जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्या मांग है कि बक्सर में ही सारी सुविधाएं हो। जो हमारा यहाँ अस्पताल है वहीं पे सारी सुविधाएं हो, हर चीज का, हर बीमारी का इलाज होना चाहिए, हर इक्विपमेंट्स होना चाहिए। सरकार है फिर भी आप मांग ही कर रहे हैं, करा के नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, तो सरकार मांग कर रहे हैं ना। इसी तरह धीरे धीरे होगा ना। पीछे कुछ लोगों ने मांग किया तो कुछ सुधार हुआ। अब एकदम बिल्कुल आप 100% एकदम सब कहीं देखिए, हमेशा जरूरत बनी रहेगी। तो हमारी क्या जवाबदेही है कि एज ए सिटीजन बक्सर के होने के चलते हमारी जो यहाँ कमियां हैं उसको उजागर करके उसको मांग करना चाहिए। अगर सरकार से जब कमियां रहेंगी तभी तो सरकार की जरूरत है ना कि उसको व्यवस्थित करें। तो हम मांग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने हमने जो ये किया था उसमें 2-3 चीजें मेरी छूट गई हैं। एक, हमने मांग किया था कि पंडित पुजारियों और पुरोहितों की जो आर्थिक दयनीय हालत है, उनकी जो आर्थिक हालत है बहुत ही दयनीय है, तो उनके पास कुछ और रोजगार का माध्यम नहीं रहता है। तो हमने ये भी गवर्नर साहब से मांग किया था कि और कुछ देश के कुछ और राज्यों में दिया जा रहा है तो उनको कुछ मंथली भत्ता दिया जाए, जिससे कि वो जो इतनी खराब हालत में है तो उनको एक सपोर्ट मिले सरकार की ओर से। और ये सरकार जो है वो काफी संवेदनशील सरकार है। अभी देखिए जो पेंशन बढ़ाया, तो हमारी मांग है कि उनको भी कुछ न कुछ मासिक भत्ता दिया जाए। हमने गवर्नर साहब के पास जो रिप्रेजेंटेशन दिया था तो उसमें 25 से 30 हजार रुपया मंथली मांग किया था जितने। और एक और मांग जो है वो जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, तो मंदिर मठ जो जैन धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से या सिख, तो उनका सर्वे कराया जाए। फिर से सर्वे हुआ है, उसमें 2500 रजिस्टर्ड मंदिर दिखा रहे हैं और 2500 अनरजिस्टर्ड, तो उसका फिर से सर्वे कराया जाए। क्योंकि अभी रजिस्टर्ड का तो मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये आदमी महसूस कर सकता है कि 2500 तो केवल बक्सर जिले में ही हो जाएगा। तो सबका पूरा विस्तृत वर्णन किया जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जमीन कितना है और वहाँ पंडित पुजारी कौन है। तो इस तरह उसका फिर से सर्वे करा के और उसको रिकॉर्ड में लाया जाए।